प्रिय छात्रों, आज हम नई कविता क्या है, नई कविता की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नई कविता प्रयोगवाद की अगली कड़ी है या प्रयोगवाद का अगला स्वरूप है। जब प्रयोगवाद चल रहा था उस समय कुछ लेखकों ने, विशेष तौर पर अज्ञेय ने, ये कहा था कि हम जो नए कवि हैं वे सब राहों के अन्वेषी हैं और हम किसी तरह के वाद में बंधना नहीं चाहते हैं। हमें एक टाइप्ड लेखकों के रूप में हमारा नाम हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम तो नए कवि हैं और नई नई चीज़ों को, नए नए प्रयोगों को लेकर आगे बढ़े हैं। तो प्रयोगवादी कवि नहीं कह करके हमें नए कवि कहा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो यहीं से 1942 में जब अज्ञेय ने प्रथम तार सप्तक, जो केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, उसका संपादन किया था, तब से ही नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। नई कविता प्रयोगवाद की ही अगली कड़ी है। इसके बीज प्रयोगवाद में ही निहित है। इसका आरंभ काल वैसे तो 1951 से माना जाता है। यह वो वर्ष था जब नई कविता का बीज अंकुरित और लहलाने लगा था। प्रयोगवादी कविता में पनपने वाली प्रवृत्तियाँ खुले, व्यापक, किंतु स्वस्थ रूप में दूसरे सप्तक या उसकी समकालीन रचनाओं में देखने को मिलती है। वैसे तो लोगों ने 1951 से जब दूसरा सप्तक छपा तब से नई कविता को मानते हैं, लेकिन इसके बीज पहले जो तार सप्तक निकला था तभी से पड़ गए थे और मेरे अनुसार, मेरी दृष्टि में तार सप्तक के साथ ही नई कविता का प्रादुर्भाव हो गया था। हिंदी काव्य में जिसे नई कविता की संज्ञा दी है वो वास्तव में प्रयोगवाद का ही छद्म रूप है। ये दोनों आंदोलन एक ही विकास धारा की अवस्थाएं हैं। प्रयोगवाद के कर्णधार कवि ही नई कविता के उन्नायक कवि हैं। वे ही कवि हैं जो प्रयोगवादी कवि थे, वे ही नई कवि हैं, नई कविता के कवि हैं। तो ये दोनों आंदोलन हैं, ये एक ही विकास धारा की अवस्थाएं हैं। प्रयोगवाद को नई कविता की प्रारंभिक अवस्था कहना ही अधिक समीचीन है और मानना भी चाहिए। वस्तुतः नई कविता ऐतिहासिक भूमि पर प्रयोगवादी परिवार की ही सदस्य है, किंतु गहन सामाजिकता, वस्तु और शिल्प की नवीनता, नए प्रयोगों के कारण इसका वर्चस्व सघन और प्रभावी और अलग से रेखांकित करने योग्य है। इसीलिए इसे अलग रूप में चिन्हित किया है रामचंद्र शुक्ल ने और नगेंद्र ने। इसे अलग एक वाद के रूप में या एक युग के रूप में चित्रित किया है, नई कविता का युग। इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं नई कविता में, हमें साधारण मध्यवर्गीय लोगों के व्यक्तिगत जीवन की झांकी मिलती है। कवि अपनी बाह्य परिस्थितियों और अपनी मनस्थिति से परिचित है और जो बाह्य पतन तथा आत्म पतन के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव की स्थिति है उसे उत्पन्न करता है। यह तनाव कभी समालोचना के रूप में प्रकट होता है तो कभी प्रकृति के विषाद में वर्णन के रूप में। तो जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो सामान्य मध्यवर्गीय जीवन को व्याख्यायित करना। दूसरा, मूल्यहीनता। वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा संकट है मूल्यहीनता की स्थिति। बुद्धिवाद और विकास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ईश्वरीय आस्था को डिगाया है। फिर मूल्य किस आधार पर ठहरते? स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में विकृतियाँ आई है उनसे तो मूल्यों का गला ही घोंट दिया गया है। एक लेखक के अनुसार कि हम ले चलेंगे चिल्लाते मिलते हैं, बस अड्डे पर कुली और मंच पर नेता देखते देखते सिर से बक्स गायब हो जाते हैं और मंच से जवाब। इस तरह कविताओं के माध्यम से महत्वपूर्ण मूल्यहीनता की स्थिति को प्रकट किया गया है। आस्था और अनास्था
भी इस काल की कविता के अंदर हमें देखने को मिलती है। इस कविता के दौर में आस्था का सवाल चर्चा में रहा है। ये कवि वादों, विचारधाराओं, रूढ़ियों, सामूहिक निर्णयों आदि की झूठी आस्था का विरोध करते हैं। धर्मवीर भारती के द्वारा रचित अंधायुग में प्रत्येक पात्र आस्था से विहीन है और एक बहुत ही सशक्त उदाहरण ये अनास्था का हमें देखने को मिलता है। एक अगली विशेषता इस युग की है, वो है औद्योगिक सभ्यता। बढ़ते हुए मशीनीकरण के युग में मनुष्य को अकेला, असहाय और स्वार्थी और लोभी बना दिया है। भावनात्मक स्तर पर वो बिल्कुल नितांत अकेला हो गया है। इस मनुष्य का चित्रण नई कविता के काल में नए कवियों की लेखनी का आधार बना है, नई कविताओं में हुआ है। इस तरह से प्रकृति प्रेम, प्रतीकों की नवीनता, बिंब विधान, मुक्त छंद आदि नई कविता की और उल्लेखनीय विशेषताएं हम देख सकते हैं। तो नई कविता में ये इसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति हैं वे मुख्य रूप से अनास्था और आस्था, औद्योगिक सभ्यता, मूल्यहीनता, साधारण और मध्यवर्गीय परिवारों की जीवन की चेतना, आत्म पतन का द्वंद्व, इस तरह की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। और शैल्पिक परिप्रेक्ष्य में तो हम देखते ही हैं नए प्रतीक, नए बिंब, नए मुक्त छंद, इस तरह हमें इस तरह की चीज़ें, इस तरह के साहित्यिक ये परिवर्तन हमें इस काल की कविताओं में देखने को मिलते हैं। तो शिल्प की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, ये युग है, जिसे आप इस काल के कवियों की कविताएं पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।